तो जब हम नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों के आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो क्या कभी ये सोचा है कि इसकी कीमत आखिर चुकाई किसने? ये कहानी सिर्फ तरक्की की नहीं है। ये कहानी है विस्थापन की, पूरे के पूरे समाजों को उनकी जड़ों से उखाड़ फेंकने की। चलिए पता लगाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा इस बात को सुनिए। आप आसमान को, जमीन के गर्माहट को कैसे खरीद या बेच सकते हैं? 1854 में चीफ सियाटल का पूछा गया ये एक सवाल सच पूछिए तो पूरी बात की जड़ तक पहुंचाता है। ये उस गहरे बुनियादी टकराव के बारे में है जिसने आगे चलकर दो पूरे महाद्वीपों का नक्शा ही बदल दिया। तो जो कुछ भी हुआ वो असल में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव था। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दुनियाएं एक दूसरे को देखती कैसे थी, उनके नजरिए में कितना फर्क था। जरा जमीन के आइडिया के बारे में ही सोचिए। एक तरफ स्वदेशी लोगों के लिए जमीन एक पवित्र चीज थी, जिंदगी का स्रोत, जिसे सब मिलकर सहेजते थे। आप उसे खरीद नहीं सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे आप आसमान को नहीं खरीद सकते। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय लोगों के लिए जमीन एक चीज थी, एक कमोडिटी, जिसे खरीदा बेचा जा सकता था, जिसे साफ करके मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसे ही वो प्रगति मानते थे। मतलब दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उलट नजरिए। और फिर आता है ये शब्द सभ्य। अब 18वीं सदी के यूरोपियंस के लिए इसका एक खास मतलब था। पढ़े लिखे होना, एक संगठित धर्म का होना, शहरों में रहना। और जो भी इस सांचे में फिट नहीं होता था उसे असभ्य मान लिया जाता था। और पता है, यही एक विचार, यही एक शब्द आगे जो कुछ भी हुआ उसे सही ठहराने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया। अब दिलचस्प बात यह है कि हर कोई नेगेटिव नहीं सोचता था। कुछ लोग, जैसे कि दार्शनिक जान जाक रूसो, तो मूल निवासियों की तारीफ भी करते थे। उन्हें नेक जंगली कहते थे, मतलब ऐसे लोग जो सभ्यता के भ्रष्टाचार से दूर हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच था। ये तारीफ भी एक तरह से उन्हें छोटा दिखाने जैसी ही थी, क्योंकि ये भी उन्हें इस आधार पर देख रही थी कि यूरोपीय पैमानों के हिसाब से उनके पास क्या नहीं है, ना कि इस आधार पर कि उनके पास असल में क्या है। तो सोचने के तरीके का ये फर्क सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं थी, इसके जमीन पर बहुत ही भयानक असल परिणाम हुए। जरा इस विस्तार की रफ्तार देखिए। 1803 में लुइजियाना खरीद से अमेरिका का आकार रातों रात दोगुना हो जाता है। फिर अगले कई दशकों तक मूल निवासियों को एक योजना के तहत रिजर्वेशन में धकेला जाता है। 1849 का गोल्ड रश तो जैसे आग में घी का काम करता है। 1870 तक रेलवे दोनों तटों को जोड़ देती है। बाइसन, जो उनकी जिंदगी का आधार थे, लगभग खत्म कर दिए जाते हैं। और 1892 तक तो सरकार ये ऐलान भी कर देती है कि अमेरिकन फ्रंटियर अब खत्म हो गया है। मतलब एक इंसान की जिंदगी से भी कम वक्त में एक पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया गया। और हमने जिस गोल्ड रश का जिक्र किया वो सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ था। ठीक यही चीज ऑस्ट्रेलिया में भी हुई। सोने की खबर ने वहां भी बसने वालों की बाढ़ ला दी और मूल निवासियों के लिए अमीरी की ये दौड़ एक तबाही बनकर आई, जिसने उन्हें और भी ज्यादा ताकत से उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। चलिए जरा 1820 में अमेरिका के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 90 लाख गोरे लोग, करीब 19 लाख गुलाम बनाए गए अश्वेत लोग और सिर्फ 6 लाख मूल निवासी। देखिए ये बदलाव कितना जबरदस्त था। अपनी ही जमीन पर वो एक बहुत छोटे अल्पसंख्यक बन चुके थे। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों को सही कैसे ठहराया गया? सरकारों ने और वहां बसने वाले लोगों ने पूरे महाद्वीप पर कब्जा करने के लिए क्या दलीलें दी? उनके सामने सबसे बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल यही था कि आप उस जमीन पर अपना हक कैसे जता सकते हैं जिस पर पहले से ही लोग रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इसका एक बहुत ही सीधा सादा कानूनी जवाब निकाला, टेरा न्यूलियस। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है किसी की नहीं जमीन। असल में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि उनके आने से पहले ये पूरा महाद्वीप खाली था। बस इन दो शब्दों के साथ उन्होंने वहां के मूल निवासियों के अस्तित्व और उनके अधिकारों को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया। और चेरोकी जनजाति की कहानी देखिए, ये दिल दहला देने वाली है। उन्होंने वो सब कुछ किया जो उनसे करने को कहा गया। उन्होंने खेती के अमेरिकी तरीके अपनाए, अपनी लिखित भाषा बनाई, साथ रहने की हर कोशिश की। यहाँ तक कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो एक अलग समुदाय हैं और उनके अपने अधिकार हैं। पर हुआ क्या? राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने कोर्ट के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया।
15,000 लोगों को जबरदस्ती पश्चिम की ओर पैदल चलने पर मजबूर किया गया, जिसे आंसुओं की राह या ट्रेल ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है। हजारों लोग रास्ते में ही मर गए। ये एक कड़वा सबक था कि अगर आप उनके बनाए नियमों से खेलते भी हैं, तब भी कोई गारंटी नहीं थी। और इन सब के पीछे का तर्क बहुत ही सीधा और क्रूर था। इस दलील को सुनिए। मूल निवासी उस जमीन पर कब्जा करने के लायक नहीं थे जिसका वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करते थे। सोच ये थी कि अगर आप हमारी तरह जमीन पर खेती नहीं कर रहे तो आपका उस पर कोई हक नहीं बनता। इसे एक तरह से कुदरत का नियम मान लिया गया था कि आदिम इंसान तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 20वीं सदी में एक बदलाव की शुरुआत हुई। ये एक धीमी, दर्द भरी लेकिन पहचान हासिल करने की एक बहुत ही जरूरी लड़ाई थी। और धीरे धीरे ही सही, चीजें बदलने लगीं। अमेरिका में रिपोर्ट्स ने रिजर्वेशन की बुरी हालत को उजागर किया, जिससे इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जैसे सुधार हुए। ऑस्ट्रेलिया में एक दमदार भाषण ने वहां के आदिवासी इतिहास पर छाई खामोशी पर सवाल उठाए। धीरे धीरे नीतियां बदलने लगीं, मल्टीकल्चरलिज्म को अपनाया गया और आदिवासी अधिकारों को मान्यता मिलने लगी, जैसा कि हमने 1982 में कनाडा में देखा। ये संघर्ष की एक सदी थी, लेकिन इसमें कुछ तरक्की भी हुई। ये जो शब्द हैं, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, इन्हें इतिहासकार W.E.H. स्टेनर ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे भूलने की संस्कृति कहा था। कितनी गहरी बात है ना? उनके शब्दों ने सच में एक मोड़ ला दिया। ये वो पल था जब इन देशों ने आखिरकार अपने इतिहास के उन पन्नों का सामना करना शुरू किया जिन्हें वो अब तक भुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो हो सकता है कि विस्थापन की वो प्रक्रिया अब खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी विरासत, उसकी गूंज आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। कभी इस बारे में सोचिए, जो लोग कभी वहां रहते थे, उनकी आखिरी निशानी अक्सर नक्शों पर लिखे नामों में ही रह गई है। ओहायो, मिसिसिपी, सस्केचुआन या फिर वुलोंगोंग, कैनबरा। ये सिर्फ नदियों और शहरों के नाम नहीं हैं, ये उस इतिहास की एक खामोश याद दिलाते हैं जो आज भी उस जमीन के भूगोल का हिस्सा है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे समाज आधुनिकीकरण और तरक्की के मतलब को समझने की कोशिश कर रहा है, वो इस बात से कैसे निपटेगा कि ये तरक्की कई बार उन ऐतिहासिक अन्यायों की बुनियाद पर खड़ी है